ये जानबूझ करके हमारे लोगों को बहका रहे हैं, फुसला रहे हैं, डरा रहे हैं, उनके खिलाफ बोलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। और इसी तरीके से साजिश वो हमारे कई पुराने विधायकों को, पुराने मंत्रियों को भी दे रहे हैं। बार बार फोन आ रहा है, मैं नाम भी लेना चाहता हूं, जय सिंह जैसे दबंग विधायक, दबंग मंत्री के पास भी उनकी कोशिश जारी है। ये कोशिश नाकाम रहेगी, उनके बहकावे में कोई नहीं आएगा। ये हमारे साथ जो हैं कांग्रेस के साथ रहेंगे और हम लोग बड़ी मजबूती से लड़ेंगे। डराने धमकाने का काम ये तो नया थोड़ी है। भारतीय जनता पार्टी बहुत पहले भूपेश बघेल के ऊपर FIR होता है, कई नेताओं के ऊपर FIR होता है। एक FIR होता है जो लोकसभा का प्रत्याशी बन जाते हैं, वो सरगुजा, उसका FIR वापस हो जाता है। ये तो दुनिया देख रही है। जिसका नाम नहीं है उसका नाम जोड़ दो, जिसका नाम है वो बीजेपी का ज्वाइनिंग कर लिया उसका नाम काट दो। ये दुनिया देख रही है। भारतीय जनता पार्टी का इससे बड़ा प्रोपेगेंडा क्या हो सकता है? किसी व्यक्ति को किस पार्टी में रहना नहीं रहना यह उनका अपना व्यक्तिगत विचार होता है। भाजपा के पास तो ऐसे ऐसे आवेदन हैं, ऐसे ऐसे प्रस्ताव हैं जिसको कहा जाए तो जाने क्या क्या बातें हो जाएं। क्या ये संभव है किसी पर दबाव डालकर, इतने बड़े नेता, इतने बड़े इस व्यक्ति पर दबाव डालकर किसी पार्टी में लाया जा सके? क्या दबाव भाई? क्या उन्होंने कुछ गलत कर रखा है जिसको लेकर के वो डरेंगे? नहीं किया है तो काहे का डर है? अरे FIR कोई चीज होती है क्या? 18 FIR हमारे खिलाफ करवा कर रखे हैं, फर्जी FIR सारे अभी तक हैं, वो तो कहाँ गए? उससे कुछ होता है क्या? नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है प्रेशर पॉलिटिक्स पर। जी हां, चुनाव शुरू हो चुके हैं और ऐसे में ये एक ऐसी शब्दावली है जिसका गाहे बगाहे बार बार प्रयोग हमें दिखाई देता है और आरोप लगते हैं कि इस राजनीति का इस्तेमाल कर अपनी जीत को सुनिश्चित किया जा रहा है। क्या छत्तीसगढ़ में भी ऐसा हो रहा है? उसी पर आज हम बात करेंगे। मिल लेते उन मेहमानों से जो इस पूरी चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं राजनीतिक नजरिया लेकर राजनीतिक विश्लेषण हमारे सामने रखेंगे वरिष्ठ पत्रकार अनिल द्विवेदी जी, बहुत स्वागत है आपका। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ बीजेपी नेता अशोक बजाज मौजूद हैं, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और कांग्रेस का पक्ष हमारे साथ रखेंगे अमित श्रीवास्तव जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। तो तीनों मेहमानों का स्वागत है। और जैसा कि हमने बताया कि दो बड़े नेताओं के बयान, चरणदास महंत नेता प्रतिपक्ष और दीपक बैज जो कि प्रदेश कांग्रेस की कमान संभाल रहे हैं, वो भी आरोप लगा रहे हैं कि हमारे नेताओं को तोड़ने की कोशिश हो रही है। एक बड़ा नाम तो चरणदास महंत ने ले दिया कि जयसिंह अग्रवाल जैसे दबंग नेता को तोड़ने की कोशिश हो रही है। कांग्रेस क्या डरी हुई है? कांग्रेस में क्या इस तरीके के प्रयास हो रहे हैं? पहले अमित श्रीवास्तव जी की प्रतिक्रिया ले लेते हैं। श्रीवास्तव जी, एक बड़ी पार्टी अभी अभी सत्ता से उतरी है और उसके यहाँ ऐसा क्या प्रेशर बन गया कि लोग छोड़ कर जा रहे हैं, भगदड़ जैसी स्थिति है? ये सब क्या बीजेपी के प्रेशर का नतीजा है? उसी वजह से लोग छोड़ के जा रहे हैं? मोहन जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। कहते हैं ना, हमने इस दौर में अंदाज निराले देखे हैं, फैसला कत्ल का कातिल के हवाले देखे हैं। तो जिस प्रकार से पिछले 10 वर्षों में अगर आप देखेंगे, चाहे छत्तीसगढ़ के हम परिप्रेक्ष्य में बात कर ले, जहां पर भी भाजपा के शासन होता है, वहां पर पॉलिटिक्स ऑफ हरेसमेंट चल रहा है। और अगर आप देखेंगे तो लगातार जिस प्रकार से विपक्षी नेताओं को टारगेट किया जा रहा है, सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है, छल कपट से राजनीतिक हथकंडे अपना के उनको अपनी पार्टी में शामिल कराया जा रहा है, जोर जबरदस्ती कराया जा रहा है। और इन सारी समस्याओं को आज आदरणीय चरणदास महंत जी ने हम सबके मीडिया के माध्यम से रखा, हम सबके बीच में रखा। मोहन जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि क्या लोकतंत्र के लिए उचित है? मैं कहता हूं लोकतंत्र के लिए बहुत ही हानिकारक है, क्योंकि हमें लोकतंत्र में ज्वलंत मुद्दों पे चुनाव लड़ना चाहिए। लोकतंत्र में जो जनता के मुद्दे होते हैं उस पर बात करनी चाहिए। और अगर आप इतना अच्छा काम अगर आपने किया है, आपको लगता है कि आपने बहुत अच्छा कार्य किया है और आपकी जीत सुरक्षित है, तो ये सब करने की मुझे आवश्यकता नहीं लगती। और अगर आप ये सब कर रहे हैं, मतलब बीजेपी अंदर से डरी हुई है, घबराई हुई है, बीजेपी टेंशन में है। बिल्कुल, बीजेपी टेंशन में है और इसीलिए कांग्रेस टेंशन में आ गई है कि उनके नेताओं को तोड़ा जा रहा है। ऐन चुनाव में बड़े बड़े दिग्गज अगर थोड़े हिलने डुलने लगे तो पार्टी की चिंता लाजमी भी है। चलते हैं अशोक बजाज जी की ओर। धीर गंभीर नेता, इस तरीके की राजनीति से दूर भी रहे हैं, लेकिन बीजेपी की राजनीति पिछले कुछ साल में बदली है। लेकिन अशोक बजाज जी क्या इत्तेफाक रखते हैं महंत और दीपक बैज के आरोप से? जान लेते हैं। बजाज जी,
क्या बीजेपी ऐसी सब कोशिश कर रही है और इसीलिए बीजेपी अपना जनाधार बढ़ा पा रही है कि तोड़ तोड़ कर लोगों को लाओ और अपनी पार्टी का जनाधार बढ़ाओ? माननीय नेता प्रतिपक्ष और माननीय प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जी का जो बयान दिख रहा सुनने को मिला, ये बहुत ही हास्यास्पद है। अरे भैया, अपने कार्यकर्ताओं को संभालो, अपने नेताओं को खुद संभालो। खुद छिटक छिटक के भाग रहे हैं। आपके पास कोई ना भरोसेमंद नेता है केंद्र में, ना राज्य में, ना आपकी कोई सही नीति है, ना कोई आपका पार्टी का कोई भविष्य दिख रहा है, नाव डूबने वाली है ऐसा लगता है। तो ऐसी स्थिति में अगर लोग निकल रहे हैं तो अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं को संभालने के लिए आपको क्या उपाय करना चाहिए, कैसे विश्वास जागृत करना है, ये आपको देखना है। अब हमारी पार्टी में वो आ रहे हैं तो हमको लाने की आवश्यकता ही क्या है? हम तो वो आने के तैयार है। तो जो जिसको लेना है पार्टी विचार करेगी। हजारों लाखों आवेदन पड़े हैं और एक एक करके सब विचार किया जा रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कोई दबाव बनाने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास वैसे भी इतना बड़ा कैडर है, गांव गांव में हमारे कार्यकर्ता हैं, हर बूथ में हमारे कार्यकर्ता हैं, जंगलों पहाड़ों सब जगह भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आपको मिलेंगे। भारतीय जनता पार्टी को और अतिरिक्त किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज मोदी जी जैसा नेतृत्व है और भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है, इसके हिसाब से हम 400 पार के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और हम अगले बार मोदी 03 की तैयारी में लगे हैं कि आने वाला हमारा एजेंडा क्या होगा, हम क्या क्या करने वाले हैं तीसरी पारी में। इस बात की चिंता भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इस बात का चिंतन भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अब हमें किसी को तोड़कर लाने की जरूरत नहीं है। टूट कर आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं कोई तो आश्रय देगा ही ना। अगर आप लोगों के यहाँ कोई भरोसा नहीं है तो कहाँ जाएगा आदमी? ठीक है, चलिए, ये भी एक अच्छा जवाब है कि कोई आ रहा है तो उसके लिए बीजेपी अपने दरवाजे बंद नहीं कर सकती। लोगों को शामिल करना पार्टी की एक रीति होती है कि भाई जो उनके बातों से सहमत हो वो शामिल हो सकता है। अनिल द्विवेदी जी की ओर चलते हैं। अनिल जी, पूरे देश की राजनीति में जो परिदृश्य नजर आता है, ऑपरेशन लोटस की चर्चा होती है, बीजेपी की नई रणनीति की चर्चा होती है, अमित शाह के चाणक्य जैसी नीति की चर्चा होती है, इन सब के बीच क्या छत्तीसगढ़ में वो सब असर हमें देखने को मिलेगा क्या? यह आरोप जो कांग्रेस लगा रही है उसमें कितनी सत्यता हो सकती है? देखिए मोहन जी, चुनाव का दौर आ गया है, इसलिए आया राम और गया राम की पॉलिटिक्स तो अब शुरू हो गई है, बल्कि महीनों पहले शुरू हो गई थी। अब चिंतामणि जी तो कांग्रेस में ही थे, बीजेपी में क्यों आए? अब बीजेपी ने जो वादा किया उसके मुताबिक उन्होंने सांसद चुनाव के लिए खड़ा भी कर दिया। तो ये तो पॉलिटिक्स है। आप कांग्रेस सरकार थी तो नंद कुमार साय क्यों चले गए थे उनकी सरकार में, और उन्होंने CSIDC का चेयरमैन पद क्यों दे दिया था? तो सवाल जो बात विजय शर्मा ने कही है कि हर नेता को यह अधिकार है कि वो किस पार्टी में रहना चाहता है। इसलिए आज चुनाव, यदि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस हार चुकी है, केंद्र में कोई भविष्य बड़ा दिख नहीं रहा है, इसलिए जो युवा नेता हैं और खासकर सीनियर नेता भी, वो सब भाजपा छोड़ करके जा रहे हैं क्योंकि वो हतोत्साहित है। उन्हें रोकने का प्रयास तो कांग्रेस को करना चाहिए। और नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत जी ने जो चिंता जाहिर की है, उस चिंता को मैं नाजायज नहीं ठहराता, वो जायज चिंता है। क्योंकि उन्होंने एक नाम लिया है, उन्होंने नाम लिया है जयसिंह अग्रवाल का। पूर्व मंत्री थे, धाकड़ नेता है, आज तक उन्होंने बीजेपी ज्वाइन नहीं की, हमेशा कांग्रेस में ही रहे वो। लेकिन आप दूसरा पहलू समझिए कि ये वही जयसिंह है जिन्होंने 5 साल अपनी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल के रखा था मंत्री रहते हुए, और कलेक्टर और कमिश्नर से उनकी जिस तरह से बहस हुई और उन्होंने पूरी सरकार को कटघरे में रखा था, कभी उनकी आपस में जमी नहीं है। और अनऑफिशियल बातें तो यहां तक है कि पार्टी की मीटिंग तक में उन्होंने भूपेश बघेल के साथ लड़ाई की और शैलजा भी उस मीटिंग में बैठी थी। तो जयसिंह अग्रवाल के तेवर कांग्रेस के खिलाफ शुरू से ही बने रहे हैं। इसलिए इसमें दो मत नहीं है कि बीजेपी के कुछ नेता, क्योंकि वहां लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, ज्योत्सना महंत वहां से उम्मीदवार है, इसलिए महंत जी की चिंता वाजिब है कि अगर इतना बड़ा हाथ बीजेपी में चला गया तो कहीं ना कहीं चुनाव में नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। इसलिए महंत जी ने यह चिंता जाहिर की है। लेकिन इसके एवज में उन्हें प्रूफ देना चाहिए कि जयसिंह अग्रवाल के पास किसने ऑफर किया, कब ऑफर किया। तो जब प्रूफ सामने आएंगे तब मुझे लगा है गर्दा ज्यादा धुआं उठेगा, ज्यादा आवाज चिल्लपों शुरू होगी। ये तो क्या सिगुफाबाजी है क्या? राजनीति में थोड़ा लाभ लेने के लिए विक्टिम कार्ड भी कांग्रेस खेल रही है कि इस तरीके की बात कहकर? देखो, शिगुफा तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि महंत जी बहुत सीनियर लीडर है, नेता प्रतिपक्ष है, और वो कभी भी इस तरह के विवादों में पड़ते नहीं है। यदि उन्होंने नाम लेकर के
जयसिंह अग्रवाल का नाम ले लिया है तो कहीं ना कहीं धुआं लगा, आग लगी है, तभी धुआं उठ रहा है। महंत जी ने अभी संकेत दिए हैं, उनको लगेगा कि जब पानी सर से गुजर रहा है तो हो सकता है वो सबूत भी देते। ठीक है, चलिए, ये एक बात आई है, लेकिन इस तरीके की बातें जब आती है तो तथ्य पूछे जाते हैं, जब आरोप लगाया जाता है तो साक्ष्य भी पूछे जाते हैं। कांग्रेस की ओर रुख कर लेता हूं। श्रीवास्तव जी, ये बात भी जरूर पूछी जाएगी कि एक ऐसा नेता जो कि मंत्री रहा है, कोरबा की पूरी कमान वो संभाल रहा है, अभी लोकसभा चुनाव में भी, उसे भाजपा लाना चाहती है, ऐसा क्यों लगा? क्या जयसिंह अग्रवाल खुद कह रहे हैं? अगर खुद कह रहे हैं तो खुद क्यों नहीं उन्होंने ये बात मीडिया से कही? चरणदास महंत ने क्यों कही? देखिए मोहन जी, मैं आपको बता दूं, जैसा मैंने कहा कि लगातार जब से केंद्र में भाजपा की सरकार आई है और जो दूसरे प्रदेशों में कांग्रेसी लोग हैं या दीगर पार्टी के लोग हैं, तो अहंकारी सत्ता में बैठे हुए हुक्मरान घबराए हुए हैं। और जिस प्रकार से आप देखिए, जब उन्हें लगता है कि वो 400 पार का नारा दे रहे हैं और जिस प्रकार से आज इस देश में माहौल है, मुझे लगता है जब से वो सरकार बैठी है प्रतिशोध की और उत्पीड़न की राजनीति कर रही है। कैसे विपक्ष को दबाना, डराना, धमकाना। और जैसा अनिल भाई ने भी कहा कि महंत जी जैसा व्यक्तित्व वाला व्यक्ति अगर किसी पे आरोप लगा रहा है तो बिना प्रूफ के नहीं लगाएगा, और जब पानी सर से ऊपर जाएगा तो सारा चीजें दूध का दूध और पानी का पानी वो आके कर देंगे। मुझे भी पूर्ण विश्वास है, क्योंकि मेरे उनसे बहुत व्यक्तिगत बहुत पुराने संबंध है, मैं उन्हें बहुत बेहतर जानता हूं। एक और चीज आपको मैं बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से अपने काम पे अगर आपको भरोसा नहीं है तब आदमी इस टाइप का हरकत करता है कि जो आ रहा है आन दीजिए। अभी भाजपा के बहुत ही सम्मानित हमारे बड़े भाई अशोक भैया कह रहे थे कि आप अपने नेताओं को संभालिए। साहब, नेता जो होता है, और अभी विजय शर्मा जी का भी मैं स्टेटमेंट सुन रहा था कि हर व्यक्ति को अधिकार है कि कहां रहना है, नहीं रहना है। निश्चित तौर पे भारत के संविधान में और हमारे लोकतंत्र में यही तो खूबसूरती है कि कौन व्यक्ति कहां जाना चाहता है, क्या कहना चाहता है, अभिव्यक्ति की आजादी है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि चुनी हुई सरकार को गिराना, विपक्षी नेताओं को डरा धमका के अपनी ओर लाना, जिनके ऊपर आरोप लगाना कि ये भ्रष्टाचार में लिप्त है। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था 70,000 करोड़ का घोटाला महाराष्ट्र में हो रहा है, 3 दिन बाद उन्हीं के साथ सरकार बनाना। बंगाल में जिनके ऊपर आरोप लगाए थे आज नेता प्रतिपक्ष हैं। तो मैं वही चीज मोहन जी आपसे जानना चाहता हूं कि ये दोहरा चाल चरित्र चेहरा कब तक, छल कपट की राजनीति कब तक, ठगने की लूट की राजनीति कब तक, और लूट बूट और सूट वाली सरकार कब तक ऐसे लोगों को परेशान करने का काम करेगी, प्रतिशोध की राजनीति करेगी। आइए ज्वलंत मुद्दों पे चुनाव लड़िए। अगर आपको अपने काम पे दम है, काम पे विश्वास है, अपने ऊपर आपको दाव है कि हमने काम किया है, तो आ जाइए लोकसभा चुनाव। हम चलिए, बड़ी चुनौती है बजाज जी, पार्टी को चुनौती दी जा रही है कि सीधा चुनाव लड़िए, मुद्दों पे चुनाव लड़िए, मुद्दों को भटकाइए मत, तोड़ फोड़ मत करिए। क्या कहेंगे? भाई अमित जी, हम लोग मुद्दे पर ही चुनाव लड़ रहे हैं और अपने कार्यों के बल पर चुनाव लड़ रहे हैं, अपनी नीतियों के बल पर चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का अपना एक कैडर है, जैसा कि मैंने पहले कहा, अपने एक कार्यक्रम है, और हमारे देश के इस विकास के लिए, भारत को विकसित करने के लिए और छत्तीसगढ़ को विकसित करने के लिए, विकसित भारत विकसित छत्तीसगढ़, ये हमारा विजन है। और इसके लिए जो योजनाएं बनाई जा रही हैं उसके लिए भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी कोई अपने दल को बड़ी बनाने के लिए और लोगों को इकट्ठा करने के लिए नहीं बन रही है। अब लोग आ रहे हैं, आपके यहाँ तो टूट मची है ना, टूट रहे हैं लोग, गिर रहे हैं, निकल रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? ये चिंतन करना चाहिए आपको। केवल छत्तीसगढ़ की बात नहीं है, पूरे देश भर में ऐसा मचा है कि तू चल मैं आया, तू चल मैं आया, लगातार एक एक करके निकलते जा रहे हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का, कांग्रेस के नेताओं से मोह भंग हो चुका है। अभी रायगढ़ में आपने देखा कि राजनांदगांव में कि एक कांग्रेस का वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ कार्यकर्ता किस ढंग से अपने ही 5 साल के शासन काल के धज्जियां उड़ा रहा था, वो किस तरह से नेतृत्व की धज्जियां उड़ा रहा था। एक आम कार्यकर्ता के मन में अपने नेतृत्व के प्रति क्या भावना है, ये आपने अपने वीडियो देखा होगा। वही बात पर बोल रही है कांग्रेस, ये बुलवाया जा रहा है, कोई कार्यकर्ता नेता नहीं बोल रहा है, पीछे से भाजपा बुलवा रही है। जिस ढंग से वो बोल रहा है उसे लगता नहीं कि कोई उसको कान भर दिया होगा, वो तो एकदम थ्रू आउट बोल रहा था, अपने मन की भड़ास निकाल रहा था
और जनता ताली बजा रही थी। ये जितने भी लोग बैठे थे, जितने भी चाहे कार्यकर्ता रहे होंगे, सब लोग खूब मजा ले रहे थे, ताली बजा रहे थे। और उसको जब बोलने से रोका गया तो लोगों ने कहा बोलने दो और ताली बजा रहे थे। तो कुल मिलाकर 5 साल तक कांग्रेस के कार्यकर्ता घुटन में जी रहे थे, अब वो खुली हवा में आ रहे हैं। श्रीवास्तव जी, बोलने का अवसर मिल रहा है। कुछ गलतियां आपकी तरफ से है, ठीकरा आप लोग भाजपा पे फोड़ दे रहे हैं, कोई नाराज आपकी पार्टी से है, आप लोग उसका बिल भाजपा पर फाड़ दे रहे हैं। हर बार ऐसा नहीं होता, हुआ होगा कहीं, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन छत्तीसगढ़ में जो परिस्थितियां हैं वो संकेत नहीं देती है ऐसा कुछ होने जा रहा है। देखिए, आपको मैं बता दूं कि अभी अशोक भैया ने भी कहा कि वहां पर कार्यकर्ता कह रहे थे बोलने दीजिए, लेकिन एक बात वो बोलना भूल गया, जान के भी नहीं कहा। आदरणीय भूपेश बघेल जी ने भी कहा कि उसको बोलने दीजिए। ये कांग्रेस में लोकतांत्रिक प्रक्रिया है कि कार्यकर्ता अपनी बात को रख सकता है, और 3 दिन बाद उनसे कहा गया है, उनको नोटिस भी दिया गया और कहा गया है कि अपनी बातों को आप आके उचित फोरम में रखिए, पार्टी के सामने रखिए कि आपको क्या पीड़ा है, क्या तकलीफ है, क्या आपकी पीड़ा वेदना है। रही बात, आपको मैं बता दूं कि मैंने जैसा कहा मोहन जी की प्रतिशोध और उत्पीड़न की राजनीति किया जा रहा है, और मैंने अभी कहा ना कि ज्वलंत मुद्दों पे बात नहीं करेंगे, महंगाई पे बात करके चुनाव नहीं लड़ेंगे क्योंकि पता है हार जाएंगे, रोजगार पे बात नहीं करेंगे क्योंकि पता है हार जाएंगे। अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी की ये बात कर रहे थे, तो अभी शक्ति की वो बात कर रहे थे। हम शक्ति के उपासक हैं और शक्ति के विनाशकों से हमारी लड़ाई है। साहब, मैं आपको बता दूं, शक्ति का उपासक मैं भी हूं, मोहन जी भी है, अनिल त्रिवेदी जी भी है और अशोक बजाज जी भी हैं। अब आप जिस शक्ति की बात कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि तब आप कहां थे जब खिलाड़ियों के साथ, उस महान शक्तियों के साथ दिल्ली में अत्याचार हो रहा था। उस समय आपने क्यों कुछ नहीं कहा? किसान परिवार के मातृशक्ति की क्या आप मातृशक्ति नहीं मानते? आप तब उनके साथ अत्याचार हो रहा था। तो राहुल जी किस शक्ति से क्यों लड़ना चाहते हैं? मोदी से लड़ाई लड़े, उनको शक्ति से लड़ने की क्या जरूरत है? इसलिए ये सवाल उठा है। चलिए विषय से। शक्ति मतलब देख, मैंने कहा ना, भाजपा 2 कामों में बड़ी माहिर है, आधे समय सच को छुपाना और आधे समय झूठ को फैलाना। यही इनका असली चाल चरित्र और चेहरा है। ठीक है, चलिए जनता के साथ मिलकर आज के विषय में आते हैं। और कुल मिलाकर कांग्रेस ये जो बात है उस पर ज्यादा जोर दे रही है कि यहाँ पर ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था है, कुछ इस तरीके से कार्यकर्ताओं को आजादी है कि उनकी रखी गई बातों को भी विद्रोह समझ लिया जाता है और उस ढंग से पेश कर दिया जाता है। अनिल जी की ओर चलते हैं। अनिल जी, करीब से कांग्रेस को देखते रहे हैं, क्या लगता है अभी की जो परिस्थितियों में आरोप तैर रहे हैं हवा में, उसमें कुछ सच्चाई भी हो सकती है और उसको कांग्रेस के अंदर की जो लड़ाई है उसका ये विस्फोट है जो सामने दिखाई दे रहा है? देखिए मोहन भाई, कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी है, बहुत राजनीतिक जड़ें उसकी गहरी हैं, देश में भी हैं और छत्तीसगढ़ में भी हैं। इसलिए वो जब विधानसभा चुनाव सबसे बुरी तरह हारती है तब भी उसके पास 35 सीटें होती हैं। तो कांग्रेस जनाधार वाली पार्टी, लेकिन सवाल यहाँ जनाधार का, जनता का नहीं है, सवाल अब कार्यकर्ताओं और नेताओं का हो गया है। वो इतने निराश हो गए हैं। अब 5 साल के सरकार में भी जो एंटी इनकम्बेंसी रही उसके चलते कार्यकर्ता निराश हुए। केंद्र में आप देखिए 440 सीटें थी, आप 40 सीटों पर आ गए, तब भी जनता कार्यकर्ता निराश है कि भाई केंद्र में क्या होगा। आप केंद्र से कई नेता छोड़ करके चले गए, आज वो मंत्री पद पाए हैं, कोई राज्यसभा सांसद मिल गया। तो जो एक उम्र होती है राजनीति की, अगर वो ढल जाती है तो फिर लोगों को लगता है कि चलो दूसरी जगह चल के देखे कैरियर को ठीक किया जाए। और बीजेपी इस मामले में थोड़ा माहिर है कि कांग्रेस से यदि कोई आता है और यदि वादा करके आ रहा है तो बीजेपी उसको दे देती, भले उसके कार्यकर्ताओं का हित हो जाए, लेकिन वो कांग्रेस के नेताओं को पद बांट देती है। तो इसलिए कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता को लग रहा है कि अब तो बीजेपी का माहौल है, चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, इसलिए चलो वहीं जाकर के किस्मत आजमाई जाए। तो इसलिए कांग्रेस को अब थोड़ा सा विचार करना होगा। अभी मैंने लोकसभा चुनाव में ही देखा, कई नेता टिकट के दावेदार थे, फ्रेश चेहरे थे, नए चेहरे थे, टिकटें नहीं मिली तो उन्होंने अपने अकाउंट से कांग्रेस का पदनाम हटा दिया। तो ये पहली शुरुआत है कि वो अब नाराज हो रहे हैं पार्टी से कि किस तरह के फैसले हो रहे हैं। क्या हम लोग सिर्फ दरी बिछाते ही रह जाएंगे? तो कार्यकर्ता और नेता को संभालना अब कांग्रेस का काम है। यहां पर संगठन को मजबूत करना पड़ेगा। और मैं एक बात और कह दूं कि जब आप कहते हैं कि बीजेपी हमारे ऊपर डोरे डाल रही है हमारे नेताओं पे, तो क्या सबूत है आपके पास? आपके पास सबूत थे झीरम घाटी कांड के, आपने बोला कि हम जेब में लेकर के घूम रहे हैं। 5 साल आपकी सरकार रही, कम से कम उनको न्याय दिला देते। जिन नेताओं के जिन शहादत हो गई, कम से कम उन्हीं अपराधियों को पकड़ लिया जाता, अगर आपके पास सबूत थे तो जनता के बीच लग ये रहा है कि सबूत होने के बाद भी कांग्रेस कोई कार्रवाई नहीं करती, न्याय नहीं दिला पाती है। और कार्यकर्ता को भी लग रहा है कि भाई यहां कोई पद नहीं मिलना है
तो पार्टी में जिस तरह से भागम भाग की स्थिति है ये चिंतनीय है, ये लोकतंत्र के लिए भी खतरनाक है, क्योंकि बीजेपी के सामने यदि मजबूत विपक्ष नहीं रहेगा तो वो भी कहीं ना कहीं श्रृंखल होगी। इसलिए कांग्रेस को अपनी सब जिम्मेदारियों को निभाते हुए इन परिस्थितियों पर गौर मनन करना चाहिए। बिल्कुल, चलिए आऊंगा श्रीवास्तव जी के पास, लेकिन एक सवाल हम बजाज जी का भी ले लेते हैं, फिर ओवरऑल जवाब ले लेंगे श्रीवास्तव जी से। बजाज जी, क्या ये कोशिशें हो तो रही होंगी कि लोकसभा चुनाव है, कोरबा में कांग्रेस को एज है, कांग्रेस वहां पिछली बार भी जीती है, चरणदास महंत के खास आदमी जय सिंह अग्रवाल हैं, एक बड़ा स्तंभ है, उसे अपनी ओर ला ले तो जीत सुनिश्चित हो जाएगी। इस तरीके की कोशिशें तो हो रही होंगी। चलिए, ये नहीं मानते कि प्रेशर पॉलिटिक्स आप लोग नहीं कर रहे हैं, कोई डरा धमका नहीं रहे हैं, पर अपनी ओर लाने के लिए आप लोग ने अभियान तो चलाया है, समिति बनाई है, रोज लोगों का प्रवेश तो हो रहा है। देखिए, हम आने के लिए किसी को प्रेरित नहीं कर रहे हैं मोहन भाई। हमारी फिर कैसे समिति लोग आ बनी रहे हैं? है, वो ये जांच परख करने के लिए है कि जे लोग आवेदन दे रहे हैं उनको रखना है कि नहीं रखना है, उसकी क्या उपयोगिता हो सकती है, इस दृष्टि से समिति बनी है। अब जहां तक कोरबा की सीट है, अब वो सीट इस बार भारतीय जनता पार्टी के हाथ में आने वाली है। पूरी 11 सीट हम जीतेंगे। पिछली बार कुछ कारणों से 2 सीट हमारी फिसल गई थी, लेकिन इस बार 11 की 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है और कई सीटों में तो हम कीर्तिमान स्थापित करने वाले हैं। कई प्रकार के कीर्तिमान स्थापित करेंगे। रायपुर लोकसभा क्षेत्र है, यहां तो कोई आए या ना आए, कोई शामिल हो या ना हो भाजपा में, लेकिन यहां भी आपको देखना पड़ेगा कि कांग्रेस के परिवार के लोग भी शामिल हो या ना हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेंगे। ठीक है, चलिए दोनों सवाल को मिलाकर जवाब ले लेता हूं श्रीवास्तव जी से। एक तो श्रीवास्तव जी, आपको पार्टी के अंदर की जो स्थितियां हैं उन्हें संभालने के लिए भी प्रयास करने होंगे, कहीं ना कहीं अगर धुआं है तो आग भी होगी। और दूसरी बात यह कि भाजपा इतनी मजबूत है, उसको कांग्रेस को तोड़ने की क्या जरूरत है, वो ये मान के चल रही है हम तो सरकार में हैं, हमको किसी को तोड़ के लाने की क्या जरूरत। देखिए, कैसे करे भरोसा, तेरे स्वभाव में है धोखा, झूठ फरेब और धोखा, यही तो है भाजपा का लेखा जोखा। और मोहन जी, लगातार आप देखेंगे कि भाजपा जिनको कलंकित नेता कहती है, दूसरी सफेदी भाजपा से आए, कलंकित नेता भी खिल जाए, दागी नेता को डालो और सफेद निकालो, वॉशिंग पाउडर भाजपा। तो ये आजकल मीम चल रहा है कि जिस प्रकार से भाजपा नेता जिनको गाली बकती है, बाद में अपने फायदे के लिए उनको भाजपा प्रवेश कर दिया जाता है, और वो नेता दुहाई देते हैं लोकतंत्र की। मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन जनता सारे चीजों का जवाब दे रही है। मैं अशोक भैया की एक बात से इत्तेफाक रखता हूं कि इस बार बहुत कीर्तिमान बनने वाला है। इस बार चुनाव होगा सच और झूठ का, वादे और गारंटी पे कि आपने क्या वादे किए थे और अब उसको गारंटी बना दिए हैं। आपने पहले की गारंटी पूरी नहीं की तो जनता आप पे विश्वास क्यों करे। और छत्तीसगढ़ में उन 9 सांसदों को जिनको भाजपा ने जिताया था, भाजपा के सांसदों को जनता ने जिताया था, और छत्तीसगढ़ में लगातार ट्रेनों की समस्या हो रही है, एक भी सांसद ने आवाज नहीं उठाया शाह और सहनसा जी के पास और रेल मंत्री जी के पास। इतना घबराते क्यों है साहब, जनता इन्हें क्यों दोबारा जिताए। और दूसरा, अगर इतना अच्छा भाजपा के सांसद काम करते तो पिछले बार 11 और इस बार 7 लोगों को नहीं बदल दिया जाता। मतलब अंदर से भाजपा डरी हुई है, घबराई हुई है, बेचैन है, और अटकी भटकी लटकी भाजपा ये जानती है कि हम ज्वलन मुद्दों पे अगर चलाई लड़ेंगे तो हमें जनता हमारे को हराएगी। ठीक है, चलिए इसका असर क्या होगा, एक बार आकलन और ले लेते हैं अंतिम चरण में। बजाज जी, आप क्या समझते हैं कांग्रेस के इस तरीके के आरोपों के कई बार बैकफायर भी होता है, आरोप का नुकसान भी होता है, छवि भी पार्टी की बीजेपी की खराब हो रही है, इसका असर होगा क्या इस तरीके के आरोपों का? नहीं, आपने एक बात कही मोहन जी कि भारतीय जनता पार्टी आज बहुत मजबूत स्थिति में है, सबसे बड़ी पार्टी है दुनिया की, और आज किसी को लाने की कोई आवश्यकता नहीं है जीत के लिए। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि अपना परिवार बढ़े, और इनके यहाँ कोई रहना नहीं चाहता है। ये लोग अपने कार्यकर्ताओं को संभाल नहीं पा रहे हैं। तो उस स्थिति में जब लोगों को लगता है कि कांग्रेस में उनका कोई भविष्य नहीं है, कांग्रेस में कोई अब कोई चांस नहीं बनने वाला उनके लिए, तो कहीं ना कहीं सहारा लेंगे।
भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। मोहन जी, और अगर आरिफ अमित अख्तर श्रीवास्तव जी भी यादव, आते हैं अली, तो उनका भी ये तहे दिल से और स्वागत भाजपा है। के सांसद स्वागत जो हो रहा है, अमित हरियाणा जी। से है, सारे लोग आए हैं, ज्वाइन किए कांग्रेस। ये यही प्रयास हो गया। ये बजाज जी तो आपको प्रस्ताव दे रहे हैं। आइए आइए, आपका स्वागत है। आपका स्वागत है बोल रहे हैं पार्टी में, अगर आपकी इच्छा है तो। सुनिए, मैं जवाब दे देता हूं पंक्तियों से। जी। तारे टूट भी जाए तो जमीन पे नहीं गिरा करते, तारे टूट भी जाए तो जमीन पे नहीं गिरा करते, और गिरते हैं लाख दरिया समुंदर में, कभी समुंदर दरिया में नहीं गिरा करते। बिल्कुल। तो अमित भाई हमारे ना केवल सितारे हैं बल्कि समुंदर भी हैं, दरिया में शायद नहीं मिलेंगे। हम भी उनको ऐसे ही देखना चाहते हैं, इसी रूप में देखना चाहते हैं। हम देखते रहेंगे, उनसे बातचीत होते रहेगी। अनिल जी की आखिरी टिप्पणी ले लेते हैं। लब्बोलू, आप इस पूरी चर्चा से क्या लगता है, कांग्रेस को इस चुनाव में इस तरीके के मुद्दे का नुकसान होगा, फायदा होगा? जल्दी। देखिए मोहन भाई, एक छोटी सी बात कह के बात करूंगा कि प्रेशर पॉलिटिक्स का आपने मुद्दा उठाइए, प्रेशर पॉलिटिक्स पे बात हो रही है जी। मुझे लग रहा है कि अभी तो कम ही हुआ है ना। अजीत जोगी सरकार में हमने देखा था क्या प्रेशर पॉलिटिक्स थी। नेताओं के मर्डर तक हुए थे, विधायक तक खरीदे गए, फर्जी लेटर कार्ड जारी किया गया सोनिया गांधी का कि विधायक ज्वाइन करना चाहते हैं, और ऐसे 2-3 मामले जोगी सरकार में हुए थे। तो बीजेपी यदि इस रास्ते पर जा रही है तो उसे सिखाया किसने, ये पॉलिटिक्स बताई किसने? खैर वो एक अलग इशू है, लेकिन फिलहाल अभी इतनी प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं है, अभी माहौल बहुत साफ है। भूपेश बघेल सरकार भी 5 साल रही, उन्होंने बहुत बड़ा कोई प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं खेला उन्होंने। लेकिन मुझे कहना की जरूरत यह है कि बड़ा चुनाव राजनीतिक माहौल है और हर राजनीतिक दल जीतना चाहेगा। मैं सिर्फ एक छोटा सा बात कहना चाहूंगा, मैं बृजमोहन अग्रवाल जी चुनाव जीते हैं, अशोक बजाज जी उनके चुनाव संचालक हैं, मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। लेकिन जीतने के बाद बृजमोहन अग्रवाल उन कांग्रेसियों का शुक्रिया अदा न करे जिन्होंने चुनाव जिताने में अप्रत्यक्ष भूमिका निभाई थी। ऐसा बयान बृजमोहन अग्रवाल जी देते हैं तो भी कांग्रेस के लिए चिंतन मनन करने वाली बात होगी। चलिए, ये राजनीति है और इसमें अंदर खाने में क्या कुछ होता है कई बार दिखाई नहीं देता। इसे समझना पड़ता है, सूंघना पड़ता है, भापना पड़ता है, और वही सब करने हम इस डिबेट में बैठे हैं। फिलहाल समय हो चुका है विदा लेने का, इसलिए अशोक बजाज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अनिल द्विवेदी जी ने समय दिया उनका धन्यवाद, और अमित श्रीवास्तव जी जो कि सितारे और समुंदर दोनों हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद करते हुए आज की ये चर्चा यही खत्म करते हैं, और आप लोग से उम्मीद रखते हैं कि आप लोग देखते रहिए TV 24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।